Yes, I think we are live. Sir, we are live now. Okay. हाँ, सभी को नमस्कार, सभी बच्चों को नमस्कार, सभी माता पिता को नमस्कार, सभी अध्यापकगण को प्रणाम। आज हम पुनः उपस्थित हुए हैं एक नए विषय पे चर्चा करने के लिए। आज का विषय बहुत रोचक है, तो उसका ज़्यादा डिटेल जो हमारे एक्सपर्ट हैं वो बताएंगे। तो आप अगर देखिए तो ये जो विज्ञान पर चर्चा कार्यक्रम है, आज हम 41वें 41 अधिवेशन पे पहुंच गए हैं। काफी एक अच्छा सा है कि हमने 40 अधिवेशन तक मतलब किस तरीके से पहुंचे हैं आपने देखा है ना उसको। और जो भी मेहनत है वो रंग भी ला रहा है। आई थिंक आप लोगों के पास पहुंच भी रहा है जो हम लोगों का प्रयास है। और आप जैसा जानते हैं कि ये प्रोग्राम जो है राष्ट्रीय आविष्कार अभियान एक भारत श्रेष्ठ भारत IIT इंदौर के से हम राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के मदद के द्वारा कर रहे हैं। जो राष्ट्रीय आविष्कार अभियान का पर्पज है कि सबके पास शिक्षा पहुंचाना, नॉलेज पहुंचाना। उसी में हम लोग को थोड़ा सा छोटा सा प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम बच्चों के पास या फिर जो अध्यापक गण पास कुछ पहुंचा पाए, कुछ थोड़ा सा नॉलेज दे पाए। नॉलेज के साथ साथ हम ये भी कोशिश करते हैं उनको प्रैक्टिकली भी कभी कभी समझा पाने की कोशिश करते हैं, जैसा सिचुएशन रहता है ना। तो आज हमारे साथ हमारे जो वक्ता हैं डॉक्टर आशुतोष मंडपे जी हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन मैं डॉक्टर रावण जी से रिक्वेस्ट करूंगा, जो कि राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल से हैं, कि कुछ इस प्रोग्राम के बारे में बताएं और अपने जो लोग जुड़े हुए हैं फील्ड से, हाँ पूरा MP कवर करते हैं, तो उनके बारे में भी परिचय कराएं। डॉक्टर रावण। धन्यवाद शुक्ला सर। साथियों, मैं डॉक्टर RP त्रिपाठी राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल की ओर से आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। मैं स्वागत कर रहा हूं IIT इंदौर की टीम का, जो नियमित रूप से हमारे इस कार्यक्रम को संचालित कर रहे हैं, बेहतर तरीके से आपके साथ जुड़ते हैं, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं डॉक्टर नीरज शुक्ला जी, डॉक्टर अजय कुशवाहा जी, डॉक्टर मृगेंद्र दुबे जी, डॉक्टर आशीष कुमार, और आज के वक्ता डॉक्टर आशुतोष मंडपे जी का मैं स्वागत करता हूं कि आप बहुत ही रोचक विषय ठोस अपशिष्ट प्रभाव एवं प्रबंधन लेकर आए हैं हमारे प्रदेश के विद्यार्थियों और शिक्षकों के बीच में। मैं स्वागत कर रहा हूं अपने डाइट के स्टाफ का, APFE एकेडमिक, BRFE, BAC, CAC शिक्षक साथियों एवं विद्यार्थियों का, जो नियमित रूप से इस कार्यक्रम में जुड़ते हैं और लाभान्वित हो रहे हैं। जैसा कि शुक्ला सर बता रहे थे कि ये कार्यक्रम की 41वीं कड़ी में हम लोग पहुंच गए हैं। ये कार्यक्रम विगत वर्ष से हमारा चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा हमारे प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए। इसी श्रृंखला में लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि ये 4:30 से 5:30 बजे हमारे प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए स्वर्णिम समय हो जाए कि डेली हम कोई ना कोई कार्यक्रम, एक बेहतरीन कार्यक्रम लेकर आएंगे। विभिन्न संस्थाओं से हम जुड़ रहे हैं, उनके साथ में एग्रीमेंट कर रहे हैं और इस कार्यक्रम को हम लोग चलाएंगे बेहतर तरीके से। ये जो हमारा कार्यक्रम IIT इंदौर के साथ में चल रहा है, ये राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के तहत हम लोग कार्यक्रम लेके आते हैं। इस कार्यक्रम के तहत ये कोशिश करते हैं कि हमारे विद्यार्थी विज्ञान और गणित की विभिन्न जटिल जो अवधारणाएं हैं उनको सरल तरीके से, रोचक तरीके से सीख सकें, और साथ में जो समसामयिक विषय हैं उनके बारे में भी जानकारी हासिल कर सकें। निश्चित ही हमारे विद्यार्थी इससे लाभान्वित हो रहे हैं, जैसा कि हमें फीडबैक मिल रहा है। मैं आज प्रदेश के अपने विद्यार्थियों के तरफ से फिर से एक बार डॉक्टर आशुतोष शुक्ला जी आशुतोष मंडपे जी का स्वागत करता हूं और अनुरोध करता हूं कि आगे की कार्रवाई के लिए डॉक्टर शुक्ला सर। थैंक यू रावण जी, डॉक्टर रावण जी। मैं अब डॉक्टर मृगेंद्र जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि डॉक्टर आशुतोष जी के बारे में परिचय कराएं। जैसा हमारा एक तरीके से रहा है, परिचय कराने का पर्पज यही होता है कि आप क्या पढ़ाई करें, क्या क्या पॉसिबिलिटी होती है पढ़ने के लिए, कि क्या क्या आप भविष्य में कर सकते हैं, कि जिससे आप नौकरी भी पाएं। और नौकरी तो हमारा उद्देश्य है ही, प्लस ये है कि हम लोगों के पास एक संदेश भी दे। जैसे आप एक गांव में किसी ने नौकरी पाया, तो पर ये होता है कि हाँ वो लड़का पा गया वो नौकरी, तो ये है कि दूसरे के पास भी संदेश जाता है कि उसने क्या क्या पढ़ा था ना। उसी तरीके से डॉक्टर मृगेंद्र जी डॉक्टर आशुतोष जी के बारे में बताएंगे कि डॉक्टर आशुतोष जी ने क्या क्या पढ़ाई किया, जो कि आज यहाँ पे हमारे यहाँ IIT इंदौर में असिस्टेंट प्रोफेसर है। डॉक्टर मृगेंद्र जी। धन्यवाद प्रोफेसर नीरज शुक्ला जी। ऑनलाइन माध्यम से जुड़े सभी को मेरा यथोचित नमस्कार एवं प्रणाम।
जैसा कि प्रोफेसर नीरज शुक्ला जी ने बताया, आज हम लोग बहुत ही रुचिकर एवं उपयोगी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है, प्रदर्शित किया गया है टाइटल, ठोस अपशिष्ट प्रभाव एवं प्रबंधन। तो ठोस अपशिष्ट मतलब वे पदार्थ जो उपयोग के बाद निरर्थक हो जाते हैं, यूजलेस हो जाते हैं या बेकार हो जाते हैं। अब इन निरर्थक पदार्थ का क्या प्रभाव है और कैसे इसको कुशल प्रबंधन प्रणाली से इसको उपयोग में लाया जा सके, तो इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे कलीग भी हैं आईआईटी इंदौर में। हम लोग के साथ उपस्थित हैं डॉक्टर आशुतोष मंडपे जी। आपका स्वागत है डॉक्टर आशुतोष जी। तो मैं ज़्यादा समय न लेते हुए एक संक्षिप्त परिचय कराना चाहूँगा प्रोफेसर मंडपे जी का। आपने स्नातक की उपाधि जो है पुणे यूनिवर्सिटी पुणे से प्राप्त की। उसके बाद आप परास्नातक इन्वायरमेंटल एवं वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे से प्राप्त किया। अपने यूजीसी नेट और गेट भी क्वालिफाई किया। नेट आप लोग आगे चल के जानेंगे कि नेट क्या होता है। नेट जो लोग क्वालिफाई करते हैं, ये जो है लेक्चररशिप पात्रता परीक्षा होती है। इसको क्वालिफाई करके लोग लेक्चरर के लिए अप्लाई कर पाते हैं। गेट होता है ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, जिसको प्राप्त करने के बाद एमटेक कर सकते हैं, आप पीएचडी कर सकते हैं। उसके बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन किए AISSMS कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग 2015 से 16 पुणे महाराष्ट्र से। उसके बाद आपको सीनियर रिसर्च फेलोशिप भी मिला CSIR से। आपने पीएचडी 2021 में इंजीनियरिंग में ACSIR मीन्स एकेडमी ऑफ साइंटिफिक एंड इनोवेटिव रिसर्च, एक संस्थान है जहां से आपने टॉपिक आपका शोध विषय था सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ फ्लाई एश इन वेसल कंपोजिट ऑफ एग्रीकल्चर वेस्टेज। इसका मतलब ये है कि कैसे जो है फ्लाई एश को हम यूटिलाइज करके उपयोग में लाके एग्रीकल्चर यूज करें। इसके ज़्यादा विस्तार से मंडपे जी चर्चा करेंगे। मैं इस विषय का सब्जेक्ट एक्सपर्ट नहीं हूँ। तो आपने जो है बहुत रिसेंटली जो है 2021 में आपने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT इंदौर में आपने असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में ज्वाइन किया सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। आप जो है बहुत सारे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस भी प्रेजेंट किए हैं, आपको ढेर सारे अवार्ड भी हैं। मैं भी आगे चल के चर्चा करूंगा क्या क्या अवार्ड है आपके पास। आपका मेनली रिसर्च इंटरेस्ट जो है, जो शोध कार्य है, उस पर इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में है। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग मीन पर्यावरण अभियांत्रिकी। कितना जो है हॉट टॉपिक है, आप सोच सकते हैं इसके बारे में। हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी ढेर सारे स्कीम लॉन्च की है, स्वच्छ भारत अभियान, क्या ढेर सारे और भी अभियान। हम लोग भी, हमारी टीम भी इसमें कर रही है काम, IIT इंदौर की टीम। तो अब कैसे सॉलिड वेस्ट मैनेज किया जाए, इस इनका जो है अभी शोध कार्य है इस पे। और आपने बहुत सारे पेपर भी पब्लिश किए हैं हाई इम्पैक्ट जर्नल में। पेपर का कुछ इम्पैक्ट फैक्टर दिया जाता है, जिससे डिसाइड होता है कि क्वालिटी क्या है पेपर में। तो आपका भी मैं यहाँ पे विशेष रूप से हाईलाइट करना चाहूँगा कि आपने हाई इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल में ढेर सारे पेपर जो है प्रकाशित किए हैं। तो ये कुछ रिसर्च संबंधी जो है इनका मैं कॉपी किया हूँ वेबसाइट से, जो आपका शोध कार्य है इस डायरेक्शन में, जो कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड है। तो ज़्यादा विस्तार से आशुतोष जी इसके बारे में बताएंगे। तो आपके पास ढेर सारी लिस्ट है। जब मैं देख रहा था आपका जो है CV, तो ढेर सारी लिस्ट है। उसमें से मैंने कुछ अवार्ड यहाँ पे दिखाए हैं, जैसे कि आपको जो है CSIR डायरेक्ट फेलोशिप मिला PhD के दौरान। देन आपको जो है बेस्ट यंग रिसर्चर अवार्ड 2019 में आपको मिला CSIR नीरी नागपुर से। उसके बाद आपको जो है DST SCRB इंटरनेशनल ट्रेवल सपोर्ट मीन्स अमेरिका जाने के लिए आपको आर्थिक सहायता भी दी गई। तो आप जो है कॉन्फ्रेंस जो है जाके अमेरिका में अटेंड किए DST SCRB की मदद से। आपको जो है बाबा साहेब अम्बेडकर नेशनल रिसर्च फेलोशिप 2015 में मिला गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से। आपको, और अभी आप सोच सकते हैं, आप हिंदी आपकी बहुत स्ट्रांग है, हिंदी बहुत मजबूत है आपकी। ऐसा जो है देखिए, आप सेकेंड पोजीशन आपको मिला है हिंदी हैंड राइटिंग कंपटीशन में। हिंदी पखवाड़ा सप्ताह होता है, हर जगह मनाया जाता है। तो आपको CSIR नीरी से सेकेंड प्राइज आपको मिला है हिंदी राइटिंग कंपटीशन में। आपने
फर्स्ट पोजीशन आपको मिला है पोस्टर प्रेजेंटेशन के लिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में। तो सॉलिड मैनेजमेंट विषय भी आपका बहुत मजबूत, ढेर सारे इनको अवार्ड जो है इस विषय पर पहले से मिल चुके हैं। तो अधिक जानकारी के लिए आप गूगल स्कॉलर लिंक जा सकते हैं। ये लिंक पे ढेर क्या पेपर, क्या शोध पत्र जो है पब्लिश किए हैं, आज तक प्रकाशित किए हैं, उसके बारे में ज़्यादा जानकारी पा सकते हैं। IIT इंदौर की वेबसाइट जो है उस पे जाके आप सारा डिटेल जान सकते हैं, या फिर आप व्यक्तिगत रूप से संपर्क करना चाहते हैं तो इस ईमेल ID पे जो है ईमेल कर सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ प्रोफेसर आशुतोष जी आपको जवाब देंगे, या फिर डायरेक्ट जो है टेलीफोनिक रूम से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर इस लेक्चर के बाद कोई आपकी क्वेरी हो, कोई सुझाव हो, कोई फीडबैक हो तो आप दे सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आज का ये जो परिचय समाप्त करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और आशुतोष जी। जी जी, क्या मैं शुरू कर सकता हूँ सर? मैं थोड़ा इसको स्टॉप करने की कोशिश कर रहा हूँ। यस यस प्लीज। सो पहले तो मैं आपका बहुत बहुत आभार मानना चाहूँगा डॉक्टर नरेंद्र दुबे सर जी का, कि उन्होंने मेरा इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया। फिर मैं डॉक्टर नीरज शुक्ला सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद मानना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इस टॉक के लिए इनवाइट किया, और मुझे जो हमारे देश के बच्चे हैं उनसे और अपने देशवासियों से कनेक्ट करने का एक माध्यम मुझे मिला, मुझे वो दिलाने के लिए मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और मैं कोशिश करूँगा कि मेरे इस टॉक या फिर जो चर्चा के द्वारा मैं आपके ज्ञान में थोड़ी तो भी वृद्धि कर सकूं, या फिर आपको थोड़ा रूबरू करा सकूं ये जो प्रॉब्लम है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का, लाइक ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन करने का। जैसे आपने कहा कि मुझे हैंडराइटिंग अवार्ड मिला था, जी हाँ। मेरी हिंदी उतनी खास नहीं, मतलब आप लोगों के लेवल की नहीं है, पर मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा कि मैं कनेक्ट हो सकूं हमारे श्रोताओं से। और मैं कोशिश करूंगा कि उनको मैं जितना बेहतर तरीके से समझा सकूं। और आपने मेरा डिटेल मतलब एड्रेस भी दिया है कांटेक्ट करने के लिए, मुझे बहुत अच्छा लगा, ताकि लोग मुझे आसानी से कांटेक्ट कर पाएंगे। सो थैंक यू। आई वुड लाइक टू स्टार्ट नाउ सर। आई वुड लाइक अ परमिशन शुक्ला सर, कैन आई शेयर माय स्क्रीन? Yes, yeah, please share. Yeah. थैंक यू सर। सर इज माय स्क्रीन विजिबल? Yes. जी। सो हमारा आज का विषय है ठोस अपशिष्ट हानिकारक प्रभाव एवं प्रबंधन। मैं कोशिश करूंगा, जनरली हम भाषा में कहते हैं सॉलिड वेस्ट। वेस्ट मतलब कचरा। इसका इम्पैक्ट या फिर इसके हानिकारक प्रभाव, साथ में इसका प्रबंधन हम कैसे कर सकते हैं ये हम देखेंगे। तो ठोस अपशिष्ट क्या है? ठोस अपशिष्ट का अर्थ हम ऐसा समझ सकते हैं कि जो हमारे दैनंदिन जो हम एक्टिविटीज है, रोजमर्रा की जिंदगी में जो कचरा निकलता है उसे हम ठोस अपशिष्ट कह सकते हैं, जिसमें प्लास्टिक की बोतलें, प्लास्टिक की थैलियां, कपड़ा, डिब्बे, कागज, रद्दी, खाना, सब्जी का मतलब लाइक हरी सब्जी लाते हैं हम तो जो कचरे में निकलता है वो, चाय पत्ती जब हम यूज कर लिए तो पत्ती, ये सब चीजें ठोस अपशिष्ट में आती है। अब इसका वर्गीकरण हम कैसे कर सकते हैं, है ना? क्योंकि विभिन्न प्रकार के जो मतलब कचरा निकलता है, तो उसका वर्गीकरण हम जब करेंगे, और क्यों करना चाहिए, ताकि हम उसके लिए प्रॉपर टेक्निक बोलिए या फिर एक प्रॉपर सोल्यूशन उसके लिए निकाल सके, उसको मैनेज करने के लिए। पहली बात तो मैं बताना चाहूंगा कि धरती पर कचरा या फिर अपशिष्ट नामक ऐसी कोई चीज थी नहीं। ये मानव ने जो इस पृथ्वी का मतलब एक्सप्लॉइटेशन किया या फिर जो मिसयूज किया हम कह सकते हैं, उस वजह से जो बाय प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं लाइक प्लास्टिक। निसर्ग में प्लास्टिक ऐसी कोई चीज थी नहीं, ये हमने बनाई हमारी सुविधा के लिए। और आज हम जब देखते हैं तो प्लास्टिक का भी इतना बढ़ चुका है कि समंदर से लेके इवन एंटार्क्टिक तक, एंटार्क्टिक प्रशांत महासागर से लेकर आप इवन एंटार्क्टिक तक जाओगे तब भी आपको उसके मतलब आपको दिखाई पड़ेगा कि यहाँ तक फैला हुआ है, राइट? देन इसका वर्गीकरण कैसे किया है? घरेलू कचरा, औद्योगिक कचरा, इलेक्ट्रॉनिक कचरा या फिर ई कचरा, निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट, कृषि कचरा, खाद्य प्रसंस्करण अपशिष्ट,
जैव चिकित्सा अपशिष्ट, परमाणु अपशिष्ट। हम हर एक को आगे वाले स्लाइड्स में थोड़ा थोड़ा करके डिटेल में समझेंगे। जैसे हम चित्र से देख सकते हैं, सबसे पहला जो दिख रहा है हमें वह है जो प्लास्टिक के बैग जैसे कि घरेलू कचरा है, रोजमर्रा की जिंदगी से निकलने वाला। दूसरा है ये केमिकल सॉल्वेंट्स, इंडस्ट्रियल वेस्टेज मतलब औद्योगिक कचरा। आप थोड़ा इंग्लिश के टर्म से भी थोड़ा रूबरू हो जाइए, जिससे कि आपको समझने में आसानी होगी। मेरा टॉक ही नहीं, भविष्य में आने वाली और जो अलग अलग योजनाएं निकालती है सरकार, जैसे स्वच्छ भारत मिशन, इसमें भी इन्होंने स्पेसिफिकली ये शब्दों का नॉर्मल यूज नहीं करते हिंदी में स्पेसिफिकली, इसलिए आप ज्यादा जानकारी ले सके या फिर समझ सके, इसलिए मैं इंग्लिश के टर्म्स थोड़ा थोड़ा बताऊंगा। घरेलू कचरा मतलब इंग्लिश में उसके लिए वर्ड यूज करते हैं म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। औद्योगिक कचरा माने इंडस्ट्रियल वेस्ट। इलेक्ट्रॉनिक कचरा ई वेस्ट। निर्माण और विध्वंस मतलब कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट। कृषि कचरा मतलब एग्रीकल्चरल वेस्ट। खाद्य एंड प्रसंस्करण अपशिष्ट मतलब फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में का वेस्ट। जैव चिकित्सा अपशिष्ट मतलब बायोमेडिकल वेस्ट। और परमाणु वेस्ट मतलब न्यूक्लियर वेस्ट। अब देखिए औद्योगिक अपशिष्ट मतलब क्या है, इसमें क्या क्या आता है। लाइक औद्योगिक इकाइयों द्वारा अनेक प्रकार के अपशिष्ट त्यागे जाते हैं जो भूमि या मृदा प्रदूषण के मुख्य कारक हैं। चीनी कारखानों से व्यापक मात्रा में निकलने वाली खोई, तापीय ऊर्जा संयंत्रों से उत्पादित राख, तांबा व एल्यूमिनियम प्रगलन संयंत्रों से निकलने वाले खतरनाक रसायन, उर्वरक इकाइयों के अपशिष्ट पदार्थ आदि इसके उदाहरण हैं। जैसे कि हम समझेंगे साधारण, जैसे मेरा भी जो शोध कार्य था पीएचडी का, जिसमें मैंने सर ने बताया था, उसका टाइटल था सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ फ्लाई ऐश इन इनवेसल कंपोस्टिंग ऑफ एग्रीकल्चरल वेस्ट। साधारण भाषा में मैंने जो राख है, अब हमारे देश में मैं बताना चाहूंगा, आज भी जो बिजली मिलती है हमें, आज भी 65 से 70% हम लोग कोयले द्वारा निर्मित ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं। हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर स्टेशन भी है, कई कई न्यूक्लियर पावर प्लांट भी है सॉर्ट ऑफ, बट मोस्टली हम आज भी इस पे डिपेंडेंट है। और जैसे कि हम जानते हैं कि कोयला आने वाले, ऐसा कहा गया था सरकार के बीच में, कोयला खत्म हो गया। अब जो कोयला है वो जलाने के बाद जो राख बन रही है वो एक वेस्ट है, उसी को हम औद्योगिक अपशिष्ट कह सकते हैं। अब वो जो फ्लाई ऐश है, बेसिकली उसका जो, उसको जलाने के बाद, भस्म करने के बाद कोयले को हम बिजली तो बना लेते हैं, बिजली आ जाती है, बट उसका जो बाय प्रोडक्ट निकलता है, एक साथ में एक प्रोडक्ट निकलता है, वो अपशिष्ट है फ्लाई ऐश। वो फ्लाई ऐश का सरकार ने विभिन्न योजनाओं द्वारा, मतलब राज्य सरकारों को कहा, विभिन्न कंपनियों को भी बताया कि आप इसका मैक्सिमम यूज करिए, ज्यादा से ज्यादा इसका यूज कीजिए, वापर कीजिए। तो फ्लाई ऐश ब्रिक्स बनी, हमने ये नाम सुना होगा। रोड बनाने में भी फ्लाई ऐश का यूज करते हैं, टाइल्स बनाने में, गट्टू बनाने में। उसके बावजूद मैं आपको बताना चाहूंगा, लाइक 170 मिलियन टन, मिलियन मतलब 10 लाख, टन मतलब 1000 किलो, इतना कोयला हर साल निकलता है। उसका पूरा इस्तेमाल करने के बावजूद, मतलब मैक्सिमम अलग अलग तरीकों से, लाइक रोड बनाना, टाइल्स, एवरीथिंग यूज करने के बाद भी 20% ऑलमोस्ट बचता है। मतलब ऑलमोस्ट 30 से 35 मिलियन टन कोयला बचता है। तो मैंने सोचा, जब मैं नागपुर का रहने वाला हूँ, नागपुर क्षेत्र में ही 3 थर्मल पावर स्टेशन है, कोराडी, खापरखेड़ा और मौदा सुपर थर्मल पावर प्लांट। तो इतना जो ऐश निकलता है, जो राख निकलती है, उसका मैं किसी तरीके से यूज कर सकूंगा क्या, ये सोच के मैंने अपना शोध कार्य फ्रेम किया था। और मुझे उसमें काफी, मतलब सफलता भी मिली, मेरे काफी पब्लिकेशन भी मिले और मुझे काफी अच्छे रिजल्ट भी मिले। मैं उसके बारे में बताना चाहूंगा फिर इन विस्तार में। दूसरा है घरेलू या फिर नगर पालिक अपशिष्ट, जैसे म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैंने कहा। घरों से निकलने वाला कूड़ा करकट तथा सार्वजनिक स्थलों पर एकत्रित कचरा नगर निकायों के लिए भारी समस्या है आज की तारीख में। जैसे आगे मैं इसके बारे में बात करूंगा। मैं अंदर देना चाहता हूँ आपको, जो रोजमर्रा की जिंदगी हम जीते हैं, समझिए हम खाना खा रहे हैं, तो हम सब्जी लाते हैं, सब्जी लाने पर जो ऊपर का पोर्शन है जो हम खाते हैं, एडिबल है, जो हम खा सकते हैं, वो हम यूज करते हैं खाना बनाने के लिए, और जो कचरा रह जाता है उसे हम फेंकते हैं। सिमिलरली हम चाय पीते हैं, तो जो चाय पत्ती निकल रही है वो, हम जो फल खाते हैं उसके छिलके निकल रहे हैं वो, फिर हम कुछ दवाइयाँ पी रहे हैं, खा रहे हैं टॉनिक्स, उसकी जो बोतलें रहती है वो, दूध ला रहे हैं, दूध की थैली है प्लास्टिक की वो, इस तरीके से कागज, रद्दी,
काफी सारी चीजें, पॉलीथीन, प्लास्टिक हम मार्केट से कुछ लाते हैं, ये सभी इस घरेलू कचरा का मतलब भाग है। अब आपको जान के आश्चर्य होगा कि एक रिसर्च के हिसाब से ये बताया था, लाइक इंडिया में जो कंडक्ट किया था, कि ये कचरे का जो कंपोजिशन है, मतलब जो प्रारूप है, ये मतलब चेंज होते जाता है, बदलते जाता है विथ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, या फिर गांव के प्रभाग में, गांव वगैरह में, विलेज में, रूरल एरिया में यह कचरा जो निकलेगा ये अलग कंपोजिशन करेगा। जैसे इसमें हम नॉर्मली गांव में हरी सब्जी, हरे फल ये सब खाते हैं, ठीक। शहरों में क्या होता है, हम पैकेज वाले फूड खाते हैं, पिज्जा, बर्गर, ये सब जो खाते हैं शहरों में। तो आपको समझ रहा है कचरा जो निकल रहा है अलग अलग टाइप का निकल रहा है। जैसे मैं एक अंदाज आपको देना चाहूंगा, वो एक सर्वे के हिसाब से ये देखा गया था, प्रति व्यक्ति जो रूरल एरिया है, गांव तहसील वाले भाग में, हम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 100 से 300 ग्राम कचरा निकलता है, मतलब 0.3 kg, तो 100 से 300 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कचरा निकलता है। और वही शहरों की तरफ आप जाओ तो वो 400 से 600, 400 से 800 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। तो मैं सिर्फ आपको एक अंदाज देना चाहूंगा कि जैसे हम इंदौर शहर है हमारा, जहाँ पे हमारा ये राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी मतलब इंदौर में सेट है, यहाँ की जनसंख्या अगर आप देखें अंदाजन 30 से 32 लाख है। और अगर हम एवरेज मतलब एवरेज देखिए 500 ग्राम अगर हमने कंसीडर किया, 500 नहीं 300, सपोज हम अंदाजन के लिए मैं बता रहा हूँ, सपोज अगर 30 लाख जनसंख्या है, हर एक ने 0.5 किलो मतलब कचरा उत्पन्न कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा वो 15 लाख। 15 लाख सॉर्ट ऑफ डेली निकलता है, मतलब 1500 टन। 15 लाख, लाख मतलब 5 शून्य होते हैं, 3 निकाल दिए, 1500 टन ऑलमोस्ट। और जब आप रियलिटी में देखेंगे तो रिकॉर्ड पर भी है, सरकारी मतलब इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने भी दिया है, ऑलमोस्ट 1200 टन कचरा हम रोज मतलब रोज पैदा करते हैं, अगर प्रोड्यूस करते हैं। 1200 टन मतलब बच्चों आप मतलब आप समझना चाहोगे तो एक टन मतलब होता है 1000 किलो। वैसे ही 1200 टन मतलब 12 लाख किलो कचरा रोज निकलता है, प्रतिदिन निकलता है। फिर आप एक दिन का 12 लाख किलो, 30 दिन का, ठीक है, 360, उसके बाद में आप साल भर का पकड़िए। अब इस कचरे का करेगी क्या, मतलब करेंगे क्या? तो ये जो प्रॉब्लम है जब सरकार को समझा, या फिर तभी जैसे हमने देखे 2014 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया था। ये सब जो मसले हैं इनसे सुलझने के लिए ही ये सब एक्टिविटीज, ये सब योजनाएं निकाली जाती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अकेले न्यूयॉर्क महानगर में प्रतिदिन 25,000 टन कचरा निकलता है। भारत में सर्वाधिक मुंबई महानगर से प्रतिदिन लगभग 6,000 टन कूड़ा करकट निकलता है। नगर निकायों द्वारा संपूर्ण कचरे का निस्तारण न कर पाने के कारण अधिशेष कचरा निरंतर बढ़ता जाता है, ठीक है। अब तीसरा है कृषि जनित अपशिष्ट। फसल लेने के बाद खेतों में बचे डंठल, पत्ते, घास फूस आदि कृषि अपशिष्ट कहलाते हैं। खेतों में पड़े रहने वाले ये पदार्थ अधिक मात्रा में होने पर समस्या पैदा करते हैं। विकासशील देशों में इन अपशिष्टों का अनेक रूपों में उपयोग कर लेने के कारण कोई विशेष समस्या नहीं है, बट जो विकसित देश है वहां पर इसका निपटान करना मुश्किल एक समस्या है। जैसे मैं बताना चाहूंगा, ये जो कृषि जनित अपशिष्ट है ये हमारे देश की जो किसान है उनके लिए भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जैसे आप लोगों को पता होगा कि दिल्ली में हर साल वायु प्रदूषण बढ़ जाता है, जिसका एक मुख्य कारण ये भी कहा गया था सरकार द्वारा कि पंजाब और हरियाणा के किसान जो ये कृषि जनित अपशिष्ट अपने ही खेतों में जलाते हैं, उस वजह से उसका जो धुआं है वह दिल्ली शहर पर मतलब उस साइड जाने की वजह से वहाँ का एटमॉस्फेयर, वहाँ का वातावरण खराब होता है, वहाँ की एयर क्वालिटी, जो वायु की जो दशा है वह खराब होती है, राइट। अब पहली बात तो किसानों के लिए ये मुद्दा ऐसा है कि उनको अगर सरकार कहती है कि आप हमको ये जो अल्टीमेटली जो कचरा है ये कंप्लीटली बायोडिग्रेडेबल है, मतलब इससे इसका उष्मीयमान मतलब काफी अच्छा होता है, कैलोरीफिक वैल्यू। इसका यूज आप कुछ भी जलाने के लिए या फिर ऊर्जा
प्रोड्यूस करने के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, पर किसानों के लिए ये भी मुश्किल होता है बिकॉज क्योंकि ये जो अपशिष्ट है जो खेतों में पाया जाता है, इसको ट्रांसपोर्ट करके भी वो कहीं पे ले जाएंगे, उस चीज का भी खर्चा उन्हीं को आता है। तो सरकार हमेशा इनको प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न स्कीम्स निकालती, योजनाएं निकालती है, ताकि ये लोग इस कचरे, इस अपशिष्ट से कुछ खाद बना सके, या फिर इसको ऐसी जगह कलेक्शन सेंटर पे ला सके जिसका यूज करके ब्रिकेट या फिर छोटे छोटे पेलेट्स बनाए जा सके। पेलेट्स, ब्रिकेट्स का मतलब आप समझिए, जैसा आप इस चित्र में देख रही है, ये सूखी हुई घास या फिर जो सूखा हुआ अपशिष्ट, इसको जब आप कंप्रेस कर देंगे, मतलब दबा देंगे एक्सट्रीम प्रेशर में, तो वो एक पेलेट का रूपांतर ले लेगा, और जिसका उष्मीयमान काफी अच्छा होता है, जिसको आप जलाने के लिए फिर कुछ भी ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए आप यूज कर सकते हो उसका। ठीक है, तो मैंने जो मेरे पीएचडी के शोध कार्य में जो काम किया था, मेरा यह भी एक उद्देश्य था कि हमारे जो किसान भाई हैं वो इस अपशिष्ट का उपयोग उनके खेत में कर सके और वहीं पे वो कंपोस्ट बना सके, और जिसका उपयोग वो अपने ही मृदा को, धरती को एनरिच करने के लिए उसका उपयोग कर सके। रह गया फिर खनन अपशिष्ट। अब खनन अपशिष्ट मतलब खनिजों की प्राप्ति के दौरान काफी मात्रा में अपशिष्ट निकलते हैं। खनन के लिए सबसे पहले भूपृष्ठ को तोड़ा या खोदा जाता है, इससे मलबे का ढेर लग जाता है। खनन की प्रक्रिया के समय निम्न श्रेणी के खनिज को छोड़ दिया जाता है। परिवहन के समय भी खनिज युक्त मलबा यहाँ वहाँ फैलता है, और खनन क्षेत्र में अपशिष्ट से निर्मित मलबे के बड़े बड़े ढेर देखे जा सकते हैं। जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, वैसे मैं आपको और समझने के लिए मैं बताना चाहूंगा, जैसे आप देखते किसी भी तरीके का खनिज या फिर जो बर्तन घर पे इस्तेमाल करते हैं, पीतल हो, आपका इवन चांदी हो, सोना हो, ये धरती से निकाले जाते हैं। ये रेडीमेड मतलब उसी फॉर्म में नहीं रहते हैं, ये अलॉय के फॉर्म में रहते हैं। तो इन वो खनिज को सेपरेट करने के लिए, अलग करने के लिए उससे उसको जलाते हैं, विभिन्न तरीके से उसको ट्रीटमेंट देते हैं, प्रक्रियाएं होती है। उसके बाद जो रहता है, इनको जो काम की चीज लगती है वो निकाल लेते हैं, बाकी जो रह गया वो कचरे के तौर पे वहीं पे रहता है। ठीक, उसके अलावा अन्य मृत जानवरों के कंकाल, इमारती पत्थरों की कटिंग, वो पॉलिश के समय निकलने वाली स्लरी, बूचड़ घरों से निकलने वाले अपशिष्ट, अस्पतालों से निकलने वाला बायोमेडिकल वेस्ट, पोल्ट्री फार्म का कचरा आदि ठोस अपशिष्ट के अन्य कारण हैं। अब म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट जनरेशन, नगर पालिका ठोस अपशिष्ट उत्पादन, जैसा मैंने आपको कहा कि प्रतिदिन व्यक्ति अगर 500 ग्राम कचरा मतलब उत्पादन हो रहा है, तो आप समझिए धीरे धीरे जैसे गांव से लाइक जो हमारी जनसंख्या है बेसिकली वो कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहा है, तो ये कचरे का भी जो प्रॉब्लम है, जो मसला, ये बढ़ते ही जाने वाले भविष्य में। ठीक, तो ये जो अनुमान बताया है, अगले 10 वर्षों में नगर पालिक ठोस कचरे का वैश्विक उत्पादन 69.3% बढ़ जाएगा। और मैं बताना चाहूंगा, ये जो तरीके जो आंकड़े दिए जाते हैं बच्चों या फिर जो भी मेरे श्रोता अगर मुझे सुन रहे हैं, ये रिसर्च होने के बाद, जैसे कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट है जैसे आईआईटी इंदौर है, सिमिलरली जो अलग अलग सरकारी संस्थाएं हैं वो जो रिसर्च करते हैं, उसके आधार पर ये आंकड़े निकाले जाते हैं। वर्तमान में 1.3 बिलियन टन प्रतिवर्ष से 2.2 बिलियन प्रतिवर्ष 2025 तक बढ़ोतरी होने का अनुमान है। ठीक, वर्तमान में दुनिया 5.3% औसत वार्षिक वृद्धि का सामना कर रही है। ठीक है, मतलब एनुअली, मतलब हर वर्ष, प्रति वर्ष 5.3% की वृद्धि होती ही जा रही है इस कचरे में। जैसे ही मैंने कहा, जनसंख्या के साथ ही डायरेक्ट रिलेटेड रहता है, तो जनसंख्या जितनी बढ़ती जाएगी उतना ही हमारा ये कचरा बढ़ती ही जाएगा, वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। इस वृद्धि का 97% एशिया और अफ्रीका में होगा। जैसे एशिया खंड और अफ्रीका खंड है, यहाँ पे जैसे जनसंख्या सबसे ज्यादा तो है ही और सतत बढ़ती ही जा रही है, इस वजह से ये अनुमान लगाया गया है। फिर नगर पालिका ठोस अपशिष्ट निम्न देशों में तेजी से बढ़ रहा है। पहला है चीन, भारत, पूर्व एशिया, दक्षिण एशिया, पूर्वी यूरोप और मध्य यूरोप। ये कुछ कुछ चित्र में भी दिखाया है। ये
मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा है ये। हालांकि आप ये समझ सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है दुनिया में वो चीन में है, उसके बाद भारत का दूसरा नंबर है, दूसरे रैंक पे आता है। तो जैसे मैंने कहा, जैसी जनसंख्या बढ़ेगी उसी के साथ ये अपशिष्ट उत्पादन भी बढ़ेगा। अब ये देखा गया है कि जागतिक लेवल पर कि जो टोटल अपशिष्ट निकल रहा है, ठीक, इसमें सबसे ज्यादा वो जो कि 46% ऑर्गेनिक है। इसको हम बायोडिग्रेडेबल बोल सकते हैं, हिंदी में कार्बनिक बोल सकते हैं। उसके बाद 17% जो निकलता है वो है पेपर, कागज का कचरा। 10% है प्लास्टिक से बनने होने वाला कचरा। 5% ग्लास, कांच से होने वाला कचरा। दूसरा 4% मेटल और 18% बाकी सारे। सो जैसे मैंने आपको एक अंदाज दिया था कि इंदौर शहर में 30 लाख अगर जनसंख्या है तो प्रत्येक व्यक्ति प्रति एवरेज, गांव शहर मिला के हमने एवरेज कंसीडर किया 500 ग्राम। तो हमने देखा कि 15 लाख किलो कचरा रोज उत्पन्न होता है। सिमिलरली आप देख सकते हैं, ये एक मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की रिपोर्ट के अनुसार यह देखा गया है कि जो प्रतिदिन जो कचरा उत्पन्न हो रहा है वो है 1,41,064 टन प्रतिदिन। इतना कचरा रोज उत्पन्न हो रहा है। उसमें से 1,27,531 टन कलेक्ट किया जाता है, मतलब संग्रह किया जाता है। जैसे हम देखते हैं ना द्वार द्वार संग्रह, मतलब डोर टू डोर कलेक्शन वाली जो स्कीम है, जो योजना है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन या फिर नगर पंचायत द्वारा मतलब की जाती है प्रत्येक गांव में, शहर में, वैसे कलेक्शन इतना हो रहा है। और ट्रीटमेंट मतलब प्रोसेसिंग कितना हो रहा है, 34,752 टन प्रतिदिन ट्रीटमेंट हो रहा है। अब उसमें भी अलग अलग टेक्नोलॉजीज है, उसके बारे में हम आने वाले स्लाइड में समझेंगे। अब भारतीय परिदृश्य देखिए, सालाना 62 मिलियन टन नगर पालिक अपशिष्ट उत्पन्न होता है। देखिए भारत में सालाना एनुअली 62 मिलियन टन, 62 मिलियन मतलब 10 लाख, टन मतलब हजार, अगेन सेम थिंग जो मैंने पहले बताया। 62 मिलियन टन कचरा उत्पन्न होता है, जिसमें से 43 मिलियन टन एक की तरह से संग्रह किया जाता है, जिसमें से 1.9 मिलियन टन का उपचार किया जाता है और 31 मिलियन को लैंडफिल साइटों में डंप किया जाता है। अब 1.9 मिलियन टन का उपचार मतलब कुछ अलग अलग टेक्नोलॉजीज हैं या फिर प्रक्रियाएं हैं जिसके थ्रू हम उस अपशिष्ट का उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि हाल ही में अभी 4 या फिर 5 दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने इंदौर में गोवर्धन बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन किया था, जिसकी कैपेसिटी है 550 टन प्रतिदिन की। अब ये सब क्या होता है, लाइक बायो सीएनजी क्या है, ये सब भी हम आगे में समझेंगे, मैं डिस्कस करूंगा डिटेल में। अभी फिलहाल के लिए समझने के लिए 1.9 मिलियन टन का उपचार होता है, बाकी 31 मिलियन टन कहा जा रहा है लैंडफिल में। लैंडफिल मतलब क्या, कचरे को एक जगह जमा कर देती है सरकार, जहाँ पे खुली जगह मिली है वहां पे एक जगह जमा करते जा रहे हैं, उसका ही ढेर लग रहा है कचरों का, ठीक है। हमने शहरों के बाहर कभी देखा होगा, ठीक है, उसे लैंडफिल कहते हैं, उसके बारे में मैं आगे में बात करता हूँ। मध्यम शहरों के लिए प्रति व्यक्ति अपशिष्ट उत्पादन, जैसे मैंने आपको उदाहरण देके कहा था, उत्पादन दर 300 से 400 ग्राम प्रति व्यक्ति है, और बड़े शहरों के लिए 400 से 600 ग्राम प्रति व्यक्ति है। खतरनाक अपशिष्ट उत्पादन प्रतिवर्ष 7.9 मिलियन टन है। ई कचरा उत्पादन 1.5 मिलियन टन प्रतिवर्ष, और प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन 5.6 मिलियन टन है। ई कचरा मतलब, ई कचरे से आप समझ रहे होंगे, नहीं तो मैं बताना चाहूंगा। ई कचरा मतलब जो मोबाइल फोन आज हम यूज कर रहे हैं, जो आधुनिक उपकरण हम यूज कर रहे हैं, हर एक डिवाइस की एक लाइफ होती है, 2 साल 3 साल, उसके बाद हम उसका क्या करते हैं, फेंक देते हैं। तो जो वो जो कचरा बन रहा है वो धड़ल्ले से बढ़ रहा है,
बिकॉज लोगों का जैसा रहने का जो स्टैंडर्ड बढ़ते जा रहा है उसके हिसाब से लाइक आज हम देख सकते हैं, ये नॉर्मल सी बात है कि एक इंसान के पास 2-2 3-3 मोबाइल होते हैं, ठीक है। इसी प्रकार ई कचरा उत्पादन मतलब बहुत जोरों से बढ़ रहा है। अब ठोस कचरे के अनुचित निपटान के प्रभाव, ठीक है। कूड़े का परिवेश, अनुचित अपशिष्ट निपटान प्रणाली, विशेष रूप से नगरपालिक अपशिष्ट प्रबंधन टीमों द्वारा कचरे का अनुचित प्रबंधन से कचरे के ढेर और बनते हैं और एक खतरा बन जाते हैं। जब लोग अपने घरों और कार्यस्थलों को साफ करते हैं तो वे अपने आसपास गंदगी फैलाते हैं जो पर्यावरण और समुदाय को प्रभावित करते हैं। अब जैसे बेसिक कारण, मतलब आगे भी मैं पॉइंट में डिस्कस करूंगा, फिर भी मैं बताना चाहूंगा। कूड़े का परिवेश, किसी को भी कचरे वाली जगह, गंदी जगह रहना पसंद नहीं होगा, राइट। बट हम जो कचरा उत्पन्न करते हैं उसका निपटान भी सही तरीके से होना चाहिए, इसके प्रति हम उतना जागरूक नहीं रहते। हमारा कचरा जो निकला हमने फेंक दिया। अगर हम किसी को कहें कि ये जगह है यहाँ पे, मतलब बगल में कचरा पड़ा है, हम आपको कहेंगे कि आप यहाँ पे घर लीजिए, आप यहाँ पे रहने, हम कभी नहीं चाहेंगे। स्वच्छता सभी को चाहिए, बट सफाई करने का या फिर साफ सफाई रखने के लिए इंसान उतना जागरूक नहीं है। इस वजह से सरकार को विभिन्न योजनाएं निकली, जैसे स्वच्छ भारत अभियान, फिर से मैं उसका नाम लूंगा, कि 2014 में जब उसको लॉन्च किया और उसका काफी अच्छा प्रतिसाद, मतलब काफी अच्छा उसका प्रभाव देखने को भी मिला। उसका बेसिक उद्देश्य यह भी था, ओपन डिफिकेशन फ्री करना था भारत को। मतलब जो बाहर हम शौच के लिए जाते हैं, शौच मतलब घर घर शौच बनाए सरकार ने, उसके लिए लोगों को सब्सिडी दी, पैसा दिया, ताकि वो खुले में जाके गंदगी ना करे, और जिससे कि बीमारियां भी बढ़ जाती हैं और विभिन्न मतलब हेल्थ से रिलेटेड बोलिए या फिर एस्थेटिक बोलिए, लोकल एनवायरनमेंट में वो सब भी डिस्टर्ब हो जाता है उससे, राइट। अब मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव, जैसे कि हम जानते हैं कचरे में विभिन्न प्रकार के मक्खियां या फिर विभिन्न जीव होते हैं जो कि एक एक माध्यम बन जाते हैं बीमारी फैलाने का। जैसे अनुचित अपशिष्ट निपटान प्रदूषित क्षेत्र या लैंडफिल के आसपास रहने वाली आबादी के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। इन लैंडफिल सुविधाओं से जुड़े अपशिष्ट निपटान श्रमिकों और अन्य कर्मचारियों का स्वास्थ्य भी अधिक जोखिम में है। कचरे के संपर्क में आने से त्वचा में जलन, सांस की समस्या, रक्त संक्रमण, विकास की समस्याएं और यहाँ तक कि प्रजनन संबंधी समस्याएं भी हो सकती है, ठीक। एक रोग पैदा करने वाले कीटाणु, अपशिष्ट पदार्थों का इस प्रकार का डंपिंग बायोडिग्रेडेबल सामग्री को अनुचित, अस्वच्छ और अनियंत्रित परिस्थितियों में सड़ने के लिए मजबूर करता है। अपघटन के कुछ दिनों के बाद एक दुर्गंध उत्पन्न होती है जो कि H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, और यह विभिन्न प्रकार के रोग पैदा करने वाले कीड़ों के साथ साथ संक्रामक जीवों के लिए प्रजनन स्थल बन जाती है। इसके अलावा यह क्षेत्र के सौंदर्य मूल्यों को भी खराब करती है। जैसे कि हम समझते ही हैं कि हमको साफ जगह, साफ पानी, गार्डन चाहिए, साफ रहना चाहिए, हमारे घर के आगे का भाग सब स्वच्छ रहना चाहिए, रोड जहाँ से हम चलते हैं वो भी साफ रहना चाहिए। तो ये सब चीजों के लिए सरकार ने अलग अलग नियम भी बनाए हैं और इससे जुड़ने की अलग अलग योजनाएं भी निकालती है सरकार। जैसे स्वच्छ भारत मिशन का एक हो गया, सरकार समय समय पर अलग अलग कानून भी बनाती है। इसके बारे में मैं कुछ कुछ बताने की कोशिश करूंगा आने वाले स्लाइड में। उसके अलावा लाइक दूसरा प्रभाव क्या है, प्रभाव पर्यावरणीय समस्या है। उद्योगों से निकलने वाला ठोस कचरा जहरीली धातुओं, खतरनाक कचरे और रसायनों का एक स्रोत है। जब पर्यावरण में छोड़ा जाता है तो ठोस अपशिष्ट पर्यावरण के लिए जैविक और भौतिक रासायनिक समस्याएं पैदा कर सकते, जो उस विशेष क्षेत्र में मिट्टी की उत्पादकता को प्रभावित या बदल सकती। जैसे फिर से मैं एक साधारण उदाहरण बताना चाहूंगा। मैंने आपको बताया फ्लाई ऐश जो निकलता है थर्मल पावर स्टेशन से, उससे निपटान करने के लिए क्या करते हैं आपको पता है? मतलब म्युनिसिपल MSCB जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, उसको पानी के सहारे एक जगह छोड़ दिया जाता है और उसको कहा जाता है फ्लाई ऐश पॉन्ड, मतलब उसका एक तालाब बन जाता है फ्लाई ऐश। अब काफी देर वही के वही जगह पर रहने की वजह से ये जो फ्लाई ऐश, इसमें जो हानिकारक और जो खतरनाक पदार्थ है, कुछ हेवी मेटल्स होते हैं उसमें, जो मानव जीवन के लिए बोलो या फिर काफी हानिकारक है। तो कुछ वक्त के बाद क्या होते हैं, वो जमीन में रिस जाते हैं, धीरे धीरे धरती में रिसते जाते हैं, जिसे हम कहते हैं परकोलेट हो जाते हैं नीचे में,
और कहीं ना कहीं वो जाके ग्राउंड वाटर जो रिसोर्स है, जैसे आजकल बहुत सी जगह शहरों में पानी हम लोग बोरवेल से इस्तेमाल करते हैं, कुओं से लेते हैं, तो ये जो है, जो हेवी मेटल बोले जो खतरनाक कचरा है, जमीन में रिसने के बाद ये पानी के स्रोत में भी मिल जाते हैं, और डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये हमारे द्वारा भी मतलब इंजेक्शन उसका होता है, हम लोग हमारे भी मतलब अन्न में वगैरह वो आ जाता है, जिस वजह से विभिन्न बीमारियां फैल सकती है। दूसरा, मृदा और भूजल प्रदूषण, जहरीले पदार्थ और रसायन मिट्टी में रिस सकते हैं और भूजल को प्रदूषित कर सकते हैं। ठोस अपशिष्ट एकत्र करने की प्रक्रिया के दौरान खतरनाक खतरनाक अपशिष्ट आमतौर पर साधारण कचरे और अन्य ज्वलनशील कचरे के साथ मिल जाते हैं, जिससे निपटान प्रक्रिया और भी कठिन और जोखिम भरी हो जाती है। जैसे एक साधारण उदाहरण आपको देना चाहूंगा, जैसे हमने बात की थी कि हमारे घर घरेलू कचरे में रोज एक कागज, कपड़ा, कांच, ये सब निकलता है। उसके अलावा ई वेस्ट है, उसके अलावा जो हमारे रिमोट में सेल्स होते हैं, घड़ी में जो बैटरीज होती है, ये सब भी बहुत हानिकारक अपशिष्ट है, और ये भी नॉर्मली हम कहाँ फेंकते हैं, घरेलू कचरे में मिक्स कर देते हैं। अब जब ये इसमें मिक्स हो जाते हैं और जब वो ट्रीटमेंट के लिए भेजा जाता है, प्रक्रिया के लिए कहीं पर भेजा जाता है, तो आप सोचिए वहां पे कितना मुश्किल होगा उसको सेपरेट करना, उसको उसका विलगीकरण करना कितना डिफिकल्ट होगा। उस वजह से वो वैसा ही रह जाता है और फिर वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रदूषण फैलाता है, लाइक भूजल और मृदा दोनों में प्रदूषण फैलाता है। फिर विषैली गैसों के उत्सर्जन, जैसे मैंने कहा कि जब खतरनाक अपशिष्ट जैसे कीटकनाशक, लेड, मरकरी या जिंक युक्त बैटरिया, सफाई सॉल्वेंट, रेडियोथर्मी सामग्री, ई कचरा और कागज और अन्य गैर विषैले स्क्रैप के साथ मिश्रित प्लास्टिक को जलाया जाता है, तो वे डाइऑक्सिन, फ्यूरॉन, क्लोरिक पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल और अन्य गैसें उत्पन्न करते हैं। इन जहरीली गैसों में कैंसर समेत कई तरह का बीमारी पैदा करने की क्षमता होती है। फिर से मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा, जो भी हम घर पे फर्नीचर, टेबल, इवन मोबाइल फोन, कार, गाड़ी जो भी इस्तेमाल करते हैं, उसे आग ना लगे, मतलब जिससे वो मतलब ना जले जल्दी, इसलिए उसके ऊपर एक परत चढ़ाई जाती है, उसे कहते हैं ब्रोमिनेटेड, व्हाट यू से, BFR, ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट उसे कहते हैं इंग्लिश में। हिंदी में आई नीड टू थिंक, ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट, जिससे क्या होता है, आग नहीं लगती नॉर्मली जल्दी। पर रिसर्च से ये पता चला है कि धीरे धीरे वक्त के साथ उसमें से वो ऑक्सीडाइज होते जा रहा है और हवा के माध्यम से वो हमारे शरीर में भी एंट्री कर रहा है, जो कि कार्सिनोजेनिक है, मतलब जिससे कैंसर पर रूप हो सकता है। फर्दर, ठोस कचरा निस्तारण के प्रकार, अब हम बात करेंगे, हम नगरपालिक ठोस अपशिष्ट को कैसे उसका निवारण या फिर निपटान कर सकते हैं। तो दो तरीके, पहला है जैविक तरीका, जिसे कहते हैं बायोलॉजिकल मेथड। उसमें सब पार्ट है, उसमें 3 टेक्नोलॉजीज है, 3 टेक्निक से बेसिक जो हम समझेंगे आसानी तौर पे। वो है लैंडफिल, दैट इज इंजीनियर लैंडफिल, सैनिटरी लैंडफिल, या फिर साधारण भाषा में के भूमि भरण। मतलब पहले क्या होता था, जहाँ पे बहुत ज्यादा विकसित नहीं थी ये प्रणाली, कचरा मतलब व्यवस्थापन इसका प्रॉपरली नहीं था, तो कचरा क्या करती थी, ग्राम पंचायत हो, नगर परिषद हो या फिर नगर पालिका हो, कचरा जमा करती थी लोगों से, और वो एक जगह जाके डंप कर देती, मतलब खुले में वो रख देती, डंप कर देती। फिर उसमें एक चीज हुई, इंजीनियर लैंडफिल जिसे कहते हैं। तो उसमें ये किया गया कि यह आमतौर पर एक सैनिटरी लैंडफिल के माध्यम से किया जाता है इसका निपटान। जैसे एक आधुनिक सैनिटरी लैंडफिल एक अभेद्य मिट्टी की परत में एक अवसाद होता है, जो एक अभेद्य झिल्ली के साथ पंक्तिबद्ध होता है। इसमें ठोस अपशिष्ट को उपयुक्त रूप से चयनित और तैयार लैंडफिल साइट में निर्धारित तरीके से रखा जाता है। अपशिष्ट सामग्री को फैलाया जाता है और उपयुक्त भारी मशीनरी के साथ जमा किया जाता है। कचरे को हर दिन संकुचित मिट्टी की एक परत के साथ कवर किया जाता है। अब देखिए, सबसे पहले क्या होता है, घरों से द्वार द्वार जो था ना वो कचरा संग्रह करना, कचरा कलेक्ट करते हैं। हमने देखा होगा या फिर सुना भी है, भारत सरकार द्वारा विविध उपक्रम जो निभाए जाते हैं कि हमारे घर पे 2 डस्टबिन होने चाहिए, एक में गीला कचरा, एक में सूखा कचरा। अब गीला कचरा सूखा कचरा हम घर से ही जब अलग विलगीकरण करके देंगे, तो आगे जाके उसकी प्रक्रिया करने के लिए वो आसानी हो जाएगी। तो गीला कचरे का उपयोग किस चीज के लिए कर सकते हैं, उसका उपयोग हम बायोमीथेन बनाने के लिए कर सकते हैं,
बायोमीथेन, बायो सीएनजी, हाइड्रोजन, ये सब बनाने के लिए हम उसका उपयोग कर सकते हैं। उसके अलावा जो सूखा कचरा है उसको हम रिसाइकल कर सकते हैं, पुनर्चक्रण उसका कर सकते हैं। उसको जैसे कांच को पिघला के फिर से कांच बनाया जा सकता है, ठीक है। सिमिलरली ये लैंडफिल्स में क्या होता है, इसमें नायलॉन बोले या फिर प्लास्टिक की एक एकदम जाड़ी परत धरती पर बनाई जाती है, प्लेन बनाया जाता है उसको प्रॉपरली, वो स्ट्रक्चर जो नीचे का भाग है प्रॉपर प्लेन किया जाता है, ताकि वो जो पन्नी है या फिर जो भी नायलॉन का एक मटेरियल है, ठीक है, जियो टेक्सटाइल वगैरह उसको इंग्लिश में यूज करते हैं टर्म, वो लाइनर कहते हैं एक्चुअली उसको, वो हम धरती पर बिछाते हैं। उसके ऊपर हम प्रतिदिन लेयर, मतलब एक यूनिफॉर्म एक समान लेयर बना के कचरा डालते जाते हैं। फिर ऐसा कैसा, ये समझ लो हमने 1 मीटर तक डाल दिया, 3 फीट तक कचरा हमने फैला दिया, उसके ऊपर क्या करते हैं हम थोड़ी मिट्टी बिछा देते हैं, ठीक है, ताकि जो भी उसमें से गैसेस निकलेगी वो वहीं पे एब्जॉर्ब हो जाएगी या फिर मिट्टी में रहेगी, और उसका फर्दर विका मतलब व्हाट इज अपडेटेड वर्जन, उसमें हम लोग आजकल क्या करते हैं, पैसिव वेंट मतलब पाइप लगाते हैं, उस पाइप के थ्रू हम लोग मीथेन गैस जो निकल रही है लैंडफिल में से वो भी कलेक्ट करते हैं, और उसका भी इस्तेमाल हम बिजली या फिर ऊर्जा निर्मित के लिए करते हैं, ठीक है। ये आगे की विषय है बहुत डिटेल में, इसलिए मैं थोड़ा मतलब संकोच कर रहा हूँ बताने के लिए। तो बेसिकली ये सैनिटरी लैंडफिल होती है। अब इसका बेसिक उद्देश्य क्या है, जो परत बनाई है वो जो पन्नी, जो जाड़ी पन्नी है, उसका उद्देश्य यह है कि क्या होता है, बारिश आती है, धूप आती है, इससे विभिन्न मतलब अलग अलग बदलाव होते रहते हैं कचरे में, जिस वजह से क्या होता है, जो उसके अंदर जो अपशिष्ट के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है या फिर जो भाग है, वो धीरे धीरे करके नीचे गुरुत्वाकर्षण की वजह से बोले कि नीचे की ओर चले जाते हैं, और वो कहीं ना कहीं जाके धरती को भी प्रदूषित करते हैं, और जैसे कि मैंने कहा कि धरती में उसका रिसने की वजह से वो पानी में भी जाके मिल सकते ग्राउंड वाटर में, ठीक है। इसलिए लाइनर और इसी तरह से जियो टेक्सटाइल डालकर उसके ऊपर कचरा डाला जाता है, उसको डंप किया जाता है। दूसरा तरीका है कंपोस्टिंग, ये मेरा मेन रिसर्च एरिया है, इसको भी मैं कोशिश करूंगा कि आसानी से समझा सकूं। जैसे कि उदाहरण ले कि साधारण हमने केला खाया, केले का छिलका हमने घर के बाहर रख दिया, ठीक है, तो 1 दिन देखेंगे, 2 दिन देखेंगे, 1 हफ्ते बाद देखेंगे, 1 महीने बाद तो हम देखते जाएंगे कि धीरे 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 करके क्या हो रहा है, उसका जो वॉल्यूम है मतलब वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है, उसका व्याप और अगर वजन भी बोलो, तो ये क्या हो रहा है, ये एरोबिक प्रोसेस, ऑटोमेटिक वो अपघटन उसका होते जाता है। मतलब निसर्ग में इतनी मतलब खुद को व्हाट यू से सुधारने की बोलो, या फिर सेल्फ क्लींजिंग हम बोलते हैं, या फिर सेल्फ ट्रीटमेंट की एक प्रक्रिया है निसर्ग में सॉर्ट ऑफ, जिस वजह से जो कचरा है वो ऑटोमेटिक उसका अपघटन होते जाता है। तो कंपोस्टिंग और कुछ नहीं, बस यही अपघटन का एक तरीका है, जिसमें हम एक एडवांस टेक्नोलॉजीज, एडवांस कुछ रिसर्च के थ्रू हम लगाते हैं, जैसे माइक्रोब्स है, जो जीवाणु है, अलग अलग प्रकार के जो जीव है, बैक्टीरिया, फंगस, ये सब हर जगह, जैसे दही दही में जो होता है बैक्टीरिया, राइट, तो ये सब जो बैक्टीरिया अगर हम डाल दें इसमें कचरे में थोड़े, तो ये क्या करते हैं, ये उनके लिए जो ये ग्रीन फूड है, जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, ये कार्बन का सोर्स है, जो एनर्जी का, ऊर्जा का स्रोत है, तो ये इसका उपयोग करके एनर्जी बनाते हैं। जैसे फिर से मैं साधारण समझाना चाहूंगा, हम लोग रोजमर्रा में जो भी काम करते हैं, हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है, हम लोग खाना खाते हैं, ठीक है। अब खाना हम सीधा कच्चा गेहूं, कच्चे चावल तो नहीं खा सकते, तो हम उसको खाने योग्य बनाते हैं, उसे पकाते हैं एक तरीके से, और हम उसको प्रॉपर उसका मतलब चबाते हैं, वी डू च्यू दैट फूड। उसको चबाने के बाद जो अलग अलग प्रोसेस है, जैसे असिमिलेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, ये जो प्रोसेस है, तो जो उसमें से हमको अर्क लेना है, जो एनर्जी बननी है जिससे, वो जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज, प्रोटीन, ये जो एसेंशियल चीजें हैं हमारे शरीर के लिए, ये हम खाने के द्वारा लेते हैं और एनर्जी बनती है, राइट। और जो हमारे काम का नहीं होता वो वेस्ट के तौर पे फीकल मैटर के द्वारा या फिर नाइट सॉइल, शौच के द्वारा बाहर निकलता है। सिमिलरली ये जो खाना, ये जो कचरा है, ये इन जीवों के लिए कार्बन का सोर्स है, ये खाने का सोर्स है, जिसके थ्रू वो लोग रिप्रोडक्शन भी करते हैं, मतलब एक जीव से 10 जीव, 100 जीव, 1000 जीव, लाख जीव ऐसे बनते जाते हैं, और वो लोग एनर्जी भी रिलीज करते हैं, राइट। अब नगरपालिका अपशिष्ट के कार्बनिक घटकों के जीवाणु अपघटन के परिणाम स्वरूप
ह्यूमस या कंपोस्ट का निर्माण होता है और इस प्रक्रिया को कंपोस्टिंग के रूप में जाना जाता है। यह ठोस अपशिष्ट के निपटान और फसलों के लिए मूल्यवान खाद के उत्पादन में मदद करता है। इसे जैव निम्नीकरण भी कहा जाता है। अब जैसे ये कंपोस्ट है, कंपोस्टिंग के विभिन्न विभिन्न प्रकार हैं। जैसे केचुए का इस्तेमाल करके भी हम कंपोस्टिंग कर सकते हैं, मतलब वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं उसे। फिर एक तरीका है विंडरो कंपोस्टिंग कहते हैं। तीसरा है एरेटेड स्टैटिक पाइल कंपोस्टिंग है। चौथा है इनवेसल कंपोस्टिंग। अब वर्मी कंपोस्टिंग में क्या होता है, ये जो हमारे लिए जो कचरा है वो केचुओं के लिए खाना है, ठीक है, लेकिन उसको भी किसी प्रमाण में लगेगा खाना। प्रमाण इन द सेंस, जैसे हमको भी हमको भी जैसे बैलेंस डाइट लगता है, प्रोटीन भी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, जैसे रोटी है, गेहूं जिसमें कार्बोहाइड्रेट होते हैं, दाल, जो हम दाल और पल्सेस जो खाते हैं उसमें प्रोटीन्स होते हैं। तो हमारे लिए भी जो जीवनावश्यक है वो हम विभिन्न पदार्थों के द्वारा खाते हैं। सिमिलरली अगर हमने कोई चीज बहुत ज्यादा खा ली तो हमारे भी हेल्थ पे साइड इफेक्ट दिखाई देते हैं। जैसे हमने बहुत जंक फूड जैसे तो आपको आसानी से समझाने की, सिमिलरली केचुओं को भी अगर हम खाना दे रहे हैं या फिर कोई भी जीव है जिसको हम खाना दे रहे हैं, अगर उसको हम बैलेंस्ड तरीके से पोषक आहार देंगे तो वो अपना काम बराबर करेगा, मतलब जल्दी वो कचरा भी खाएगा, मतलब एक प्रकार से हमारे लिए खत्म करेगा और वो खुद को भी एनर्जाइज करेगा सॉर्ट ऑफ। इसके लिए ये हो गया वर्मी कंपोस्टिंग का। सिमिलरली जैसे इनवेसल कंपोस्टिंग में हम जाते हैं तो हम लोग वो जो एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट रखते हैं अंदर में, जिसमें कि वो जीव के लिए प्रॉपर टेम्परेचर, प्रॉपर एयर प्रेशर, जैसे हम लोग हैबिटेबल, मतलब हम लोग 20 से 35 डिग्री सेल्सियस में ठीक ठाक तरीके से मतलब रह सकते हैं। पर टेम्परेचर जब व्हाट यू से तापमान एकदम 4 या फिर 5 डिग्री हो जाएगा तो हमारे लिए भी थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है, हम थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं। सिमिलर टेम्परेचर जब 40 के ऊपर हो जाएगा तो गर्मी की वजह से भी हम परेशान होते हैं। सिमिलरली मैं बताना ये चाह रहा हूँ, तो कंपोस्टिंग में बेसिकली जो जीव होते हैं ये हमारा मुख्य काम करते हैं, जो कि कचरा खाने का, जो उनके लिए खाने का स्रोत है और हमारे लिए वो प्रॉब्लम सॉल्वर्स है। ठीक। तीसरा तरीका जो है अवायवीय पाचन, एनेरोबिक डाइजेशन। आप लोगों ने गांव में पहले के जमाने में देखा होगा, गोबर गैस प्लांट रखते थे, बनते थे, जिसमें गोबर डालने से बंद करके रख देते थे उसको, उसमें से एक दिन 2 दिन मतलब 4 दिन में बंद करके रख दिए जब एक ही जगह, तो उसके अंदर जो रिएक्शन होता है, ठीक है, जो प्रोसेस, जो प्रक्रिया अंदर हो रही है उसे एनारोबिक डाइजेशन कहते हैं, और उसके थ्रू गैसेस रिलीज होती हैं। अंदर में भी जो बैक्टीरिया काम कर रहे हैं, बैक्टीरिया जो अंदर काम कर रहे हैं उनको मिथेनोजेंस कहते हैं, ठीक है। वो जो गैस निकल रही है वो अल्टीमेटली होती है मीथेन, ठीक है, हम समझते हैं। अवायवीय पाचन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बैक्टीरिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कार्बनिक पदार्थों को तोड़ते हैं, जैसे कि पशु खाद्य अपशिष्ट, जल, बायोसॉलिड्स और खाद्य अपशिष्ट। अवायवीय प्रक्रियाएं मुक्त या संयुक्त ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है और परिणाम स्वरूप सल्फेट में कमी और मिथेनोजेनिस होता है। वे आमतौर पर एक उपयोगी उप उत्पाद के रूप में बायोगैस का उत्पादन करते हैं, ज्यादातर मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण, और उप उत्पाद के रूप में कम मात्रा में बायोसॉलिड्स उत्पन्न करते हैं। एक डाइजेस्टर में अनेक कार्बनिक पदार्थों को मिलाया जा सकता है, एक अभ्यास जिसे सह पाचन कहा जाता है। जैसे पहले के दिनों में हमारे भारत में लाइक 1950 या फिर उससे भी पहले से ये गोबर गैस प्लांट्स फेमस है। आज के तारीख में जब हमारा ये नगरपालिक अपशिष्ट इतना बढ़ते जा रहा है तो जो अनुसंधान है वो इस दिशा में जा रहा है कि गोबर के साथ में हम इस कचरे का कुछ भाग मिलाकर उसकी भी प्रक्रिया कर उसका ट्रीटमेंट कर सके और उसमें से हम एनर्जी निकाल सके। जैसे कि हम चित्र से देख रहे हैं, एनर्जी डाइजेशन से हमको बायोगैस मिलता है, जिसका उपयोग हम बिजली, हीट, एक तरीके से मतलब फ्यूल, एक रिन्यूएबल नेचुरल गैस, दूसरा फिर जो दूसरा बाय प्रोडक्ट है वो डाइजेस्टेड, जिसका हम खाद के तौर पे भी यूज कर सकते हैं खेतों में, ऑर्गेनिक बेडिंग और कुछ अलग अलग पदार्थ बना सकते हैं उससे, ठीक है। जैसा जो अभी मैंने कहा था कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो अभी उद्घाटन किया था बायो सीएनजी प्लांट का, वो भी इसी के प्रिंसिपल पर आधारित है।
शुक्ला सर टाइम है ना मेरे पास? जी सर, मुझे रोक दीजिएगा अगर आपको लगता है कि टाइम ऊपर हो जाएगा। सो दूसरा तरीका, पहला था बायोलॉजिकल मेथड, दूसरा है तापीय तरीका, थर्मल मेथड। अब यह तरीका कहाँ इस्तेमाल करते हैं? जैसे मैंने कहा जैव चिकित्सा अपशिष्ट मतलब बायोमेडिकल वेस्ट। जैसा कि हम सभी लोगों ने पिछले 2 साल में देखा है, कोविड की सिचुएशन में कितनी मौतें हुई हैं और कितने हॉस्पिटलाइजेशन हुए, कितने लोगों को भर्ती करना पड़ा। अब उनको भर्ती करने के दौरान बायोमेडिकल वेस्ट मतलब क्या है? जो भी कपास, इंजेक्शन, सिरिंज, ग्लव्स, मास्क, फिर आपका पीपीई किट, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट किट, ये सब बायोमेडिकल वेस्ट है। अब आप समझ सकते हैं कि हम लोग भी जब कहीं अस्पताल जाते हैं या फिर कोरोना में हम लोग किसी को मिलने जा रहे हैं, मिले भी गलती से, तो हम लोग घर पर आकर कपड़े को तुरंत धो रहे, गर्म पानी में हाथ धो रहे, पोंछ रहे। क्यों? ताकि वो जो कीटाणु है वो हम तक ना पहुंचे, ताकि हमारे अंदर ना जाए, जिससे हम बीमार ना। सो जब डॉक्टर लोग अस्पताल में रोज मरीज का इलाज करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, तो उनकी शरीर से जो खून निकलता है और जो अलग अलग फ्लूइड्स निकलते हैं, उसका निपटान कैसा किया जा सकता है? उसके लिए यह तरीका यूज करते हैं जिसे कहते हैं दहन। हर हॉस्पिटल के जो बड़े अस्पताल होते हैं, उसके सबसे नीचे का जो ग्राउंड फ्लोर होता है, उनके तन मजले में, वहां पे आप समझ लीजिए भट्टी है एक टाइप से। वो भट्टी में सीधा डाला कि भस्म कर दिया जाता है, भस्मीकरण भी आप इसे कह सकते हैं। तो यह उपयुक्त तापमान और परिचालन स्थितियों के तहत एक उचित रूप से डिजाइन की गई भट्टी में नगर पालिका के ठोस कचरे को जलाने की प्रक्रिया है। ये नगर पालिका के ठोस कचरे को वजन के हिसाब से लगभग 90% तक कम कर सकते हैं। आप समझ ही सकते हैं, किसी चीज को जब हम भस्म कर देते हैं तो वो नहीं सी हो जाती है, मतलब उसका बहुत हो गया 5 से 10% ही रहेगा वहां पर। ठीक है। और इसका जो टेम्परेचर होता है इंसिनरेशन का, वो 600 से 1200 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, वो वेरी करता है। जो चीज हम जलाने जा रहे हैं उसके ऊपर से वो एडजस्ट की जाती है। फिर दूसरा है पायरोलाइसिस। अब पायरोलाइसिस का मतलब आप अगर समझे तो लाइक प्लास्टिक, सैनिटरी अपशिष्ट आदि से बने पॉलीमर कचरे को 2 मुख्य प्रक्रियाएं होती हैं, यानी पायरोलाइसिस और प्लाज्मा गैसिफिकेशन के माध्यम से निपटाया जा रहा है। पायरोलाइसिस प्रक्रिया में उपयुक्त उत्प्रेरक की उपस्थिति में अवायवीय वातावरण में पॉलीमर अपशिष्ट को 400 से 600 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर गर्म किया जाता है। अब जो पहला वाला प्रक्रिया दहन, उसमें ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं है, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। और पायरोलिसिस में क्या होता है? कुछ प्रमाण तक ऑक्सीजन दिया भी जाता है। जैसे कि अगर आप एक बैम्बू का ये ले, एक बैम्बू का डंडा ले सपोज, उसको अगर आप पायरोलिसिस कर रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा, उसमें तापमान को भी कंट्रोल किया जाता है, एयर प्रेशर को भी कंट्रोल किया जाता है। और जब आप उसका पायरोलिसिस करेंगे तो आपको मिलेगा, उसमें से एक तो गैस निकलेगी, कोई वायु निकलेगी जिसे सिन गैस कहा जाता है, जिसका उपयोग ऊर्जा के तौर पर हम यूज कर सकते हैं। और उसमें से तेल भी निकलता है, उसको सिन ऑयल कहते हैं। उसका भी हम ऊर्जा के तौर पे अलग अलग मतलब तरीकों से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बिजली बनाने के लिए भी कर सकते हैं। और जो रहेगा बाकी, उसका चारकोल या फिर बायोचार, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि ये दोनों प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा बहुत लगती है, इसलिए ये हमारे देश में उतनी प्रिवेलेंट नहीं है। ठोस अपशिष्ट प्रदूषण के नियंत्रण उपाय, पुनर्चक्रण। इसका अर्थ है कचरे के कुछ घटकों को पुनः उपयोग करना, जिनका कुछ आर्थिक मूल्य हो सकता है। पुनर्चक्रण संसाधनों का संरक्षण करता है, निर्माण के दौरान उपयोग की जाने वाली ऊर्जा को कम करता है और प्रदूषण को भी कम करता है। जैसे मैंने कहा कांच, कांच को हम पिघला के कांच को फिर रिसाइकल कर सकते हैं, जैसे चूड़ियां बनती है लेडीज की, राइट? तो वो पिघला के फिर से बनाई जा सकती है। उसके अलावा बेसिक उदाहरण, जैसे हम लोग घर पर पेंटिंग वगैरह करते हैं, पेंट के डब्बे लाते हैं, तो हम लोगों ने देखा है कि लोग उसी पेंट की जो बकेट है उसका इस्तेमाल बकेट के लवर भी जाने जाते हैं, इसे तो पे भी कहे जाते हैं। कचरे के स्रोतों में कमी, यह कचरे को कम करने के मूलभूत तरीकों में से एक है। यह उत्पाद बनाते समय कम सामग्री का उपयोग करके, उत्पादों का पुनः उपयोग करके, उत्पादों की पैकेजिंग को उनकी मात्रा कम करने के लिए डिजाइन करके किया जाता है। व्यक्तिगत रूप से कोई भी अनावश्यक वस्तुओं के उपयोग को कम कर सकता है, जो ठोस अपशिष्ट का उदाहरण कारण बनता है। इसका बेसिक उदाहरण मैं बता रहा हूँ, चाय पत्ती जो हम खरीद के लाते हैं, जिसे ब्रूट बॉन्ड रेड लेबल, हमने देखा है एक वो खड्डा है बाहर में जिसके ऊपर डिजाइन बनी है, जो कंपनी क्यों दिखा रही है? उसको बेचने के लिए, अपने ग्राहक को आकृष्ट करने के लिए। उसके अंदर फिर एक पैकेज होता है जिसमें वो पत्ती होती है, चाय पत्ती होती है। तो अगर हम देखा जाए तो उसमें 2 बार उपयोग कर रहे हैं।
तो बताने का तात्पर्य ये है कि हम कम से कम चीजों का इस्तेमाल करते हुए, अगर हम सामग्री में कोई ये ना रखते हुए, कॉम्प्रोमाइज ना करते हुए, उसकी पैकेजिंग में अगर हम ध्यान दें तो हम मिनिमम कचरा उत्पादन हो सकता है। ठीक। देन ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, मनुष्य और पर्यावरण को नुकसान करे बिना ठोस अपशिष्ट का निपटान करने की व्यवस्था को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कहा जाता है। इसके बेसिक उद्देश्य जैसे सार्वजनिक स्वच्छता और स्वास्थ्य, पुनः उपयोग, पुनः प्राप्ति और पुनर्चक्रीकरण, ऊर्जा उत्पादन, संधारणीय विकास, पर्यावरणीय सौंदर्यीकरण। मतलब ये आज की तारीख में हमारी लाइफ से इतना जुड़ा हुआ है ये ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन, कि ये हम हमारी लाइफ को डायरेक्टली इनडायरेक्टली इफेक्ट करता ही है। और जो ये ऐसी चीज है जो आप चाहे ना चाहे आप उत्पन्न कर ही रहे हैं। आप रोज खाना खा रहे, पानी पी रहे, आप लोग उत्पन्न कर ही रहे हैं। सो अगर आप जागरूक तरीके से जागरूक तरीके से जिए तो आप लोग कोशिश कर सकते हैं कि कम से कम कचरा उत्पन्न हो। जैसे कि अगर हम कचरा कम उत्पन्न करेंगे, हम सफाई ठीक से रखेंगे, तो हम खुद ही अच्छे वातावरण में रहने योग्य, आपको अच्छा लगेगा, सार्वजनिक स्वच्छता और स्वास्थ्य ठीक रहेगा। पुनः उपयोग, पुनः प्राप्ति और पुनः चक्रीकरण। ऊर्जा उत्पादन के लिए हम ये अलग अलग प्रक्रिया करके ये कचरे से हम ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं। फिर संधारणीय विकास, ये इसका मतलब है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास। इससे हम ये समझ सकते हैं, जैसे हम कहते हैं कि आने वाली जो जनरेशन है, आने वाली पीढ़ी के लिए अगर हम लोग आज ही सारा पेट्रोल इस्तेमाल कर लें, आने वाली पीढ़ी के लिए क्या रहेगा, सॉर्ट ऑफ। सो अब ऐसा ध्यान देना है हम किसी भी चीज का इस तरीके से उपयोग करें जिसका आने वाली पीढ़ी के ऊपर भी प्रेशर ना आए और उनके लिए भी वो संसाधन उतने ही रहे। जितना उपभोग हम ले रहे हैं हमारी आने वाली भी पीढ़ी उतना ही उपभोग ले सके। उसके अलावा कचरा कम करें, इसके कुछ उदाहरण जैसे कार्यालय में इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रशिक्षण, नियमावली और कर्मियों की जानकारी उपलब्ध कराकर कागज के कचरे को कम करें। कम सामग्री का उपयोग करने के लिए उत्पाद डिजाइन में सुधार करें। गुणवत्ता बनाए रखते हुए अतिरिक्त सामग्री को खत्म करने के लिए पैकेजिंग को नया स्वरूप देकर पैकेजिंग रिटर्न प्रोग्राम को डिजाइन और कार्यान्वित करने के लिए ग्राहकों के साथ काम करके, पुनः उपयोगी वाहक कंटेनरों का उपयोग करके, थोक में उत्पाद खरीद कर। ठीक है। ऐसा भी है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जैसे गार्बेज कैफे, जैसे छत्तीसगढ़ में आप देख सकते हैं चित्र में, गार्बेज कैफे इनॉग्रेट छत्तीसगढ़। आप कचरा ला के दीजिए, आपको खाना दिया जाएगा। और अभी मतलब परदेश में वगैरह फॉरेन कंट्रीज में ऐसे भी एटीएम शुरू किए गए हैं। आप एक प्लास्टिक की बोतल या फिर टीन का कैन डालिए, आपको कुछ पैसे मिलेंगे, 1 रुपया 2 रुपया। हमारे यहाँ पे भी कई रेलवे स्टेशन पे ये मतलब देखने को मिल सकता है। सरकार बहुत प्रोत्साहित कर रही है। ठीक है। फिर पुनः उपयोग, कार्यालय के फर्नीचर और आपूर्ति का पुनः उपयोग करें, जैसे इंटर ऑफिस लिफाफे, फाइल फोल्डर और कागज, टिकाऊ तौलिए, मेज पोश, नैपकिन, बर्तन, कप और गिलास का उपयोग करें। जैसे आजकल जब हम जाते बाहर चाय पीने, तो कोरोना की वजह से लोगों ने क्या कांच का, हम जैसे कांच के ग्लास में या फिर चीनी मिट्टी के जो कप में चाय पीते थे, अभी उन्हें डिस्पोजल ग्लास निकाले। वो डिस्पोजल ग्लास इतने हो जाते हैं कि वो कचरा मैनेज करना भी मुश्किल हो जाता है। ठीक है। तो हमने ऐसा कोशिश करना चाहिए कि हम स्टील के, कांच के बर्तन इस्तेमाल करें जो कि हम धोकर फिर से यूज कर सकते हैं। फिर आउटगोइंग शिपमेंट के लिए आने वाली पैकेजिंग सामग्री का उपयोग करें। जो कार्टन वगैरह, जो खड्डे, जो बक्से होते हैं, वो हम उसको पुनर्उपयोग कर सकते हैं। कर्मचारियों को नई सामग्री खरीदने के बजाय कार्यालय सामग्री का पुनः उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। जैसे बच्चे जो भी मेरे श्रोतागण सुन रहे हैं, आप लोग भी बड़े होकर विभिन्न संस्थाओं में काम करोगे, आप लोगों ने भी ये सब चीजें अडॉप्ट करनी चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए। जैसे दान विनिमय, जो पुरानी किताबें हैं उसको हमें किसी को दान देना चाहिए ताकि किसी के ज्ञान में भी संवर्धन हो, उसका ज्ञान कुछ बढ़ सके। कपड़े जो हमारे पुराने, वो लोग को दान देने चाहिए। आज भी काफी ऐसे लोग हैं जो ठंडी में ठिठुर कर मरते हैं, हमें ऐसे कुछ जगह दान देना चाहिए, ऐसे कुछ ट्रस्ट को दान देना चाहिए। पुराने कंप्यूटर जो है, जो आउटडेटेड है, जो एक्सीलेंट है, वो गाँव में वगैरह बच्चों को ट्रेनिंग पर्पस हमें दान देना चाहिए। एक्सेस बिल्डिंग मटेरियल, ओल्ड इक्विपमेंट टू लोकल ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारे पास पुरानी जो भी सामान है हमने लोगों को दान देना चाहिए, जरूरतमंद है उसको दान देना चाहिए। कर्मचारी शिक्षा, एक कार्यालय रिसाइकलिंग प्रक्रिया विकसित की जा सकती है। पर्यावरणीय लेखों सहित सभी कर्मचारियों को पुनर्चक्र अनुस्मारक भेजा जा सकता है। ये जो प्रोग्राम एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये जो मतलब सेलिब्रेट किया जा रहा है आईआईटी इंदौर द्वारा, ये भी एक उसी तरह का उपक्रम हम समझ सकते हैं। रिसाइकलिंग कार्यक्रमों को लागू करने से पहले कर्मचारियों को रिसाइकलिंग की आदतों पर प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।
जैसे आज मैं बच्चों और श्रोता आपको बताना चाहूंगा कि आज जैसे बहुत से काम एक कोरोना की वजह से ये भी फायदे हुए कि कागजी काम कम हो गए हैं और डिजिटल चीजें बढ़ गई है। हमारे प्रधानमंत्री भी काफी उसको प्रोत्साहन देते हैं कि डिजिटाइजेशन कीजिए, मोबाइल से पढ़ाई हो रही है या फिर लैपटॉप से आप कहीं पर भी बैठ के, जैसे मुझे अभी पता नहीं, मुझे मध्य प्रदेश या फिर अपने देश के किस कोने तक मुझे लोग सुन सकते हैं, किस वजह से, यही सब उपकरणों की वजह से, जहाँ पर कागज भी नहीं पहुंच पा रहा, न्यूज़पेपर हो, बट हम इसके माध्यम से पढ़ सकते, लिख सकते हैं, राइट। देन अपशिष्ट प्रबंधन पर शिक्षा अभियान, जिसमें एक संस्थान के परिसर के भीतर एक व्यापक आंतरिक वेबसाइट, त्रैमासिक समाचार पत्र, दैनिक बुलेटिन, प्रचार संकेत और सहायक संदर्भ लेबल शामिल है। अब इसके लाभ क्या है, ये तो हम मतलब खुद से ही समझ सकते हैं। हम कचरा कम पैदा करेंगे, हमको उसको ज्यादा निपटाने का सोचना नहीं पड़ेगा। अगर हम स्वच्छ रखेंगे हमारे आसपास का वातावरण, उसका प्रॉपर उपयोग करेंगे, जो भी हमारा कचरा निकल रहा है, तो प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली कम होंगी। जैसे मैंने कुछ कुछ बताया यहाँ पे, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन करने से जन स्वास्थ्य और पर्यावरण इन दोनों को लाभ होता है। जब ठोस अपशिष्ट का सही तरीके से प्रबंधन किया जाएगा तो बीमारियों के फैलने का कोई डर नहीं रहेगा, जिसकी वजह से हमारे देश के जन स्वास्थ्य में सुधार होगा और लोगों की श्रम करने की क्षमता बढ़ जाएगी। इसकी वजह से जहरीले और खतरनाक पदार्थों की निकास कम हो जाएगी, जिससे जल प्रदूषण को रोका जा सकता है। भस्मीकरण जैसी प्रक्रियाओं से हमें बिजली उत्पादन के लिए सस्ती ऊर्जा प्राप्त होगी। अगर हम ठोस अपशिष्ट का निपटान करेंगे तो हमारी जमीनें बंजर नहीं बनेगी, इससे कृषि उत्पादन की क्षमता बढ़ेगी। ठोस अपशिष्ट का पुनर्चक्रण करने से हमें कच्चा माल मिलता है, इससे बनी चीजें हमें बहुत सस्ते में मिल सकती हैं। मतलब सेपरेट अलग बैग्स खरीदने से अच्छा रद्दी है, न्यूज़पेपर है, उसकी भी बैग बना के आप लोग यूज कर सकते हो। जैसे अगर हम कंपोस्टिंग करते हैं, जो कंपोस्ट जो खाद बनेगा, उससे हम हमारी मृदा को, धरती को पुनर्जीवित कर सकते हैं, उससे बंजर नहीं होगा, उससे हमारा फूड प्रोडक्शन बन सकता है, राइट। जैसे भस्मीकरण, इंसिनरेशन, पायरोलिसिस जैसी जो तकनीकें हैं, इसका इस्तेमाल करके हम ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली जब कचरा ही जमा नहीं होगा तो वहाँ पे जीव, अलग अलग जीव और मतलब जो भी एजेंट्स है, कीड़े मकोड़े वटेवर, वो कम होगी, जिससे बीमारियां कम फैलेंगी, जिससे हम स्वस्थ रहेंगे। अब ये सब चीजें सरकार के ध्यान में भी आती है और सरकार वक्त वक्त पर अलग अलग नियम बनाते रहती है। उसमें से जैसे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में बनाया था, फिर 1989 में हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग, खतरनाक अपशिष्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स बनाए थे। सिमिलरली म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, नगर पालिक अपशिष्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग, प्रबंधन और उसको हैंडल करने के तरीके, ये सब अलग अलग नियम सरकार बनाती है। मैं आपको बताना चाहूंगा, पर्यावरण से जुड़े हुए विविध मामलों से जो जो लोगों को मतलब प्रॉब्लम होता है या फिर जिस चीज को दिक्कत होती है पर्यावरण में स्पेसिफिक, जैसे क्या होता है जंगल काट कर वहीं पे लोग बिल्डिंगें बना रहे हैं, तो ये सब चीजें भी पर्यावरण से रिलेटेड है, ठोस अपशिष्ट का एक भाग है, ये भी मैं बताना चाहूंगा। इसके लिए सरकार ने एक अलग न्यायपालिका ही बनाई है, उसको कहा जाता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। जैसे हमारे नॉर्मल कोर्ट होते हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सिमिलरली पर्यावरण से जुड़े जो भी मामले हैं ये कौन देखता है, ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, ठीक है। तो इसमें भी ठोस अपशिष्ट का कैसा है, बहुत सी जगह क्या किया जा रहा है आजकल, जहां पर पहले लैंडफिल साइट थे, जहां पे कचरा था 50-50 साल से, जहां पे डंप किया जा रहा था कचरा, उसके ऊपर भी कॉलोनियां बन रही है। अब उससे क्या हो रहा है, जो इतने सालों का जो कचरा था उसके अंदर का जो घटक है वो रिश्ते हुए जमीन में जा रहा है, और जो भी सोसाइटी कॉलोनी बन रही है उनके पीने के पानी में, बोरवेल में भी, बोरवेल द्वारा जो पानी वो लोग ले रहे हैं उसमें भी उसके घटक दिखाई दे रहे हैं, जिससे बीमारियां और कैंसर, कार्सिनोजेनिक या फिर कर्क रोग उत्पन्न करने वाले कीटाणु पाए जा रहे हैं, ठीक है। सो भारत में लगातार बढ़ रहे ठोस अपशिष्ट को रोकने के लिए भारत सरकार ने कानूनी स्तर पर पहल करके 2016 में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम बनाया था। इस अधिनियम का सबसे ज्यादा प्रभाव नगरीय क्षेत्रों में होगा। इसके अलावा इस अधिनियम में सरकार के सभी मंत्रालयों, प्रशासनिक कार्यालयों, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अपनी राज्य सरकार हो, सेंट्रल गवर्नमेंट में जैसे है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये बोर्ड है, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है। तो मध्य प्रदेश में क्या है, मध्य प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, राजस्थान पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। जैसे राज्य सरकारों के भी अपने अपने पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, जो अपने जगह के हिसाब से और लोगों की जरूरत के हिसाब से बोलिए विभिन्न कानून बनाते हैं। इस नियम के मुताबिक बायोडिग्रेडेबल और खतरनाक
घरेलू अपशिष्टों को हर घर में अलग अलग पात्र में डाला जाएगा। इसके बाद अपशिष्टों को शहरी निकाय के प्रतिनिधि को सौंप दिया जाएगा। इसके अलावा जो व्यक्ति प्रतिदिन 20 टन या महीने का 300 टन अपशिष्ट का निर्माण करता है, उन्हें स्थानीय निकाय की अनुमति लेनी होगी और कर भी देना होगा। जैसे एक नियम है जो प्रोड्यूस करेगा, जैसे हम बिजली का उपभोग लेते हैं तो बिजली का बिल देते हैं, सिमिलरली मैं आपको बताना चाहूंगा विदेश में कचरे के ऊपर भी उनको काफी, जो कचरा उत्पन्न कर रहा है उसके लिए भी उनको काफी हेवी टैक्स देना पड़ता है। ठीक है, वैसे ही भारत में ये जो 2016 में जो नियम बनाया है सरकार ने, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, उसी में सरकार ने क्लियर बताया है कि कचरे का प्रॉपर कलेक्शन होना चाहिए, विलगीकरण होना चाहिए, उसका पृथक्करण होना चाहिए, अलग अलग डस्टबिन होने चाहिए, जैसे हरे कलर का, पीले कलर का, नीले कलर का, लाल कलर का, हर एक के उन्होंने अलग अलग बताया है कि इसमें खतरनाक अपशिष्ट जाएगा, इसमें घरेलू कचरा जाएगा। मतलब जब वो घर से ही विलगीकरण उस कंपनी जब जा रहा है तो ट्रीटमेंट करने में उसकी आसानी होगी। ठीक है, अब मैं, ये मेरी लास्ट स्लाइड है, इसमें मैं ये बताना चाहूंगा, मैं ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट मतलब ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, ये एक बहुत विशाल टॉपिक है। मैंने कोशिश की कुछ मैं समझा सब उसमें का, एंड मैं आशा करता हूँ मुझे सफल हुआ। तो ये आखिरी में इसमें छोड़ना चाहूंगा इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। इंटीग्रेटेड मतलब एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की अवधारणा। समझिए, एक जैसे इंदौर शहर और हमने ठान लिया नगर पालिका ने यहाँ की कि हमारा जो भी कचरा उत्पन्न होगा उसका प्रबंधन भी हम ही करेंगे। तो अगर शुरुआती तौर पे अगर वो देखते हैं जहाँ से उत्पादन हो रहा है, जहाँ से सोर्स है, घरों से अलग अलग जहाँ से कचरा निकल रहा है, वहीं पे अगर हमने सेग्रीगेशन किए, वहीं से मतलब जैसे मैंने बोला ना, द्वार द्वार पृथक्करण जो प्रोसेस है सरकार ने जो शुरू की थी, अगर हम वहीं से अगर उसको पृथक्करण करना शुरू कर दें, मतलब कांच अलग, पेपर कागज अलग, घरेलू कचरा अलग, सूखा कचरा गीला कचरा के तौर पे अगर हमने अलग अलग करके भेजा, तो जो गीला कचरा है उसको डायरेक्टली हम कंपोस्टिंग के लिए भेज सकते हैं, डायरेक्टली हम बायो सीएनजी प्लांट के वहां पर भेज सकते हैं, जिससे कि हमारा आगे जाके उसको उसका अलग से पृथक्करण करने का खर्चा भी बढ़ेगा, वक्त भी बच जाएगा। ठीक है, उसके अलावा जैसे कुछ कांच है, कागज है, जिसको हम रीयूज कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं, वो भी करने में आसानी होगी क्योंकि हमने पृथक्करण उसका घर पे ही कर लिया है। फिर उसका प्रॉपर कलेक्शन होगा। अगर कचरा सब कुछ पहले से पृथक्करण जिसका हो चुका है, उसको हमको कहीं पे ले जाने के लिए, मतलब कलेक्ट करने के लिए, संग्रह करने के लिए भी आसानी होगी, और उसको कहीं पे हमको ट्रांसफर भी करना है, हमको अगर बायो सीएनजी प्लांट में देने के लिए जाना है, तो हमको अलग से वहां पर कांच अलग से निकलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारे पास सेपरेट रहेगा पहले से ही, यह कचरा गीला कचरा हम सीधा वहां पे ट्रांसफर कर सकते हैं। फिर उसका ट्रांसपोर्टेशन, उसको ले जाने के लिए भी हमको आसानी हो जाएगी। उसके अलावा उसको विभिन्न प्रकार से उसकी प्रक्रिया ट्रीटमेंट करके उसका निपटान कर सकते हैं, और जो सबसे आखिरी में बाकी रहेगा उसको हम सैनिटरी लैंडफिल में डंप करने के लिए भेज सकते हैं। तो ये एक कंसेप्ट था इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का। ये इसी के साथ मैं अपने इस चर्चा को पूर्ण विराम देता हूँ। धन्यवाद, सादर आभार आप सभी का मुझे सुनने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष जी। आज का जो विषय था बहुत रोचक था। एक्चुअली अगर देखिए तो इंदौर उस क्षेत्र में काफी आगे है। हाँ, हम लोग बार बार इंदौर फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, फर्स्ट पोजीशन बार बार आया है इस पे। तो 5 साल से फायदा भी उसका है कि मैं जो फील करता हूँ, मैं 2012 में यहाँ पे आया तो पहले क्या है, आसपास बहुत ज्यादा मच्छर लगते थे, लेकिन जब से इस टाइप का स्वच्छता से स्टार्ट हुआ एक्टिविटी, तब से काफी कुछ मतलब कम हुआ। ये जो मॉस्किटो, जो मच्छर है, बहुत कम हुए। तो अगर हम ध्यान दें तो उससे हमारा रोग भी कम होगा, बहुत सारा फायदा होगा। और हमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए, कोई भी अगर कर रहा है, मान लीजिए कोई जाते हुए कचरा फेंक रहा है, तो उसको रोकना भी चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूँ उसको रोक के उसको कचरा पकड़ा दो, लेकिन उसको रोकना चाहिए कि भाई आप ऐसा मत करिए, ये कचरे को आप यहाँ पे रखिए ना। और एक चीज अच्छा लगा कि जैसे इंदौर में प्रोसेस है कि हम गीला कचरा अलग करते हैं, सूखा कचरा अलग करते हैं। तो उसका क्या बेनिफिट है, कभी कभी होता है कि लोग गीला का सूखा में डाल दिए, सूखा का गीला में डाल दिए, तो वो चीज अच्छी तरीके से समझ में आया। और अच्छा लगेगा कि जहाँ पे इस टाइप की चीजें नहीं हो रही हैं, अगर वो भी ये देख रहे होंगे तो उनको अच्छा लगेगा कि हाँ, क्या फायदा है। और जो अभी प्रधानमंत्री जी ने जो भी योजनाएं स्टार्ट कर रहे हैं, उसका क्या बेनिफिट है, क्या रिसर्च ओरिएंटेड चीजें चल रही हैं,
मुझे लगता है बहुत अच्छा लगेगा, केवल बच्चों को ही नहीं, जो पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं और जो टीचर गण हैं उनको भी, सभी को काफी अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष जी। रावण जी, आप कुछ ऐड करिए। हाँ, धन्यवाद शुक्ला सर। आज के व्याख्यान के लिए डॉक्टर आशुतोष मंडपे जी का मैं सादर आभार व्यक्त करता हूं कि बहुत ही रोचक विषय को बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने रखा। निश्चित ही हमारे प्रदेश के पुनः राज्य शिक्षा केंद्र की ओर से आभार व्यक्त करता हूं। मैं आभार व्यक्त करता हूं IIT इंदौर की टीम का, जो नियमित रूप से हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ी रहती है और अपने खजाने से अच्छे अच्छे मोती लेकर हमारे प्रदेश के विद्यार्थियों को लाभान्वित कर रहे हैं, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं डॉक्टर नीरज शुक्ला। फील्ड के अधिकारियों का भी आभार व्यक्त करता हूं, जो इसमें डाइट की हमारी फैकल्टी है, BRFI, BS आदि प्रचार प्रसार करते हैं। मैं पुनः अपने फील्ड के अधिकारियों से अनुरोध करूंगा कि यदि कतिपय कारण से आपने विद्यार्थी इस कार्यक्रम को ना देख पाए हों, तो यह कार्यक्रम IIT इंदौर के YouTube चैनल पर हमेशा उपलब्ध रहता है, आप वहां पे जाके दिखवा सकते हैं। साथ में हम दीक्षा पोर्टल पर भी इसे उपलब्ध करा रहे हैं, वहां से भी आप देख करके विद्यार्थियों को लाभान्वित करें। सभी का मैं, जो इस कार्यक्रम में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से सपोर्ट कर रहे हैं, मैं सबका आभार व्यक्त कर रहा हूँ। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद रावण जी। तो मैं थोड़ा सा फिर से एक चर्चा करूं कि मुझे याद है कि जब हम लोग एक्चुअली, मुझे लगता है मैं 10 या 11 साल का था, तो होता क्या था कि जो न्यूज़पेपर आता है, तो न्यूज़पेपर को ही लेके गोद लेके वो पेपर वो बनाते थे, फोल्डर टाइप का, जैसे होता है कि जैसे आजकल हम लोग लाई वगैरह लेने जाते हैं तो छोटा छोटा रहता है, तो पॉलीथीन आज चल गया, लेकिन पहले क्या था कि वो कागज का ही बनाते थे और उसी में आलू लेना है या सब्जी लेना है या कुछ भी लेना है, उसी का यूज होता था, तो अच्छा था। ये पॉलीथीन को अवॉइड किया जा सकता है, उससे रिप्लेस किया जा सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उसी धन्यवाद की कड़ी में अपने टीम को भी धन्यवाद करता हूं, डॉक्टर मृगजन जी, डॉक्टर आशीष जी, डॉक्टर कुशवाहा जी, और हमें जो टेक्निकल सपोर्ट दे रहे हैं प्रवीण कौशल, और जो पोस्टर के लिए सपोर्ट दे रहे हैं हमें नीरज सोनी, और उसी के साथ मैं डॉक्टर रावण जी को भी धन्यवाद करता हूं कि जिनका मुझे हम लोगों को सतत सहयोग मिलता रहता है ये कार्यक्रम करने के लिए। तो फिर से हम यहीं पे विराम देते हुए ये कहना चाह रहे हैं कि फिर अगले बुधवार को एक नए विषय पे एक अच्छी चर्चा करने के लिए फिर से उपस्थित होंगे। तो इसी के साथ विराम देते हैं और जय हिंद। जय हिंद।